दिशा ऑनलाइन क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली है ना शाम के 4 बजे क्लास 10th के एसएसटी का क्लास करते हैं और क्लास 10th में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इतिहास, है ना। और इतिहास में हम लोग का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग को यूरोप महादेश में, है ना, ठीक है ना, यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। यूरोप महादेश के राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है ना। ये जो आपका चैप्टर है, ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पर फ्रांस की क्रांति के बारे में, फ्रांस की क्रांति के बारे में, है ना, इटली का एकीकरण के बारे में, जर्मनी का एकीकरण के बारे में, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, है ना, पोलैंड, बोहेमिया, हंगरी, ये सब देशों का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है, ये पूरे चैप्टर में। और ये जो आपका ये चैप्टर में हम लोग ये सारा चीज़ को क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को भी किए और उसके बाद लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर भी किए। और आज हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और आज जो आपका है, ये आज आपका क्लास का ये क्या अंतिम आपका ये इतिहास का जो चैप्टर 1 है, इसका अंतिम क्लास है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग सब कुछ करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, ऑब्जेक्टिव, लघु, दीर्घ सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जो है ना, आज हम लोग जो है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को क्या करेंगे और इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जो है नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अगले दिन से, ठीक। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके और सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके और क्लास को एक बार क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना, ठीक है। फिर हम लोग क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना। और देखेंगे हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को, इस चैप्टर के दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक। 12th का क्लास नहीं हो पा रहा है अभी, है ना, थोड़ा सा स्टूडियो में प्रॉब्लम हो गया था, तो स्टूडियो न्यू बन रहा है ना, तो उसमें 1-2 दिन और लगेगा शायद, तो आपका सारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 12th वाला, 12th का लगभग सारा क्लास बंद हो गया है अभी 1-2 दिन से, तो इस वजह से, है ना, बस 1-2 दिन में आपका क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगा सब। तब तक जो क्लास चल रहा है 1-2 क्लास उसको आप लोग करिए और फिर हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं जल्दी। कल से हमको लगता है हो जाना चाहिए, कल से आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। चले स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप सब लोग एक बार क्लास को लाइक करके और शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हम लोग इतिहास विषय पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर अपना क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद। ये पूरे चैप्टर को हम लोग अच्छे से क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। इस पूरे चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं। इसके बाद इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी किए और इसके बाद फिर इसका लघुत्तरीय क्वेश्चन भी किए और आज हम लोग इसका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में देखते हैं। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का? 4 नंबर का आपके एग्जाम में दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है ना। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन 4 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से कौन कौन से दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीज को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, है ना। तो स्टार्ट करें दीर्घोत्तरीय को स्टार्ट किया जाए। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों का वर्णन करें, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों का विवेचना करें। ये क्वेश्चन आप देखे होंगे कि ये क्वेश्चन हम लोग लघु में भी पढ़े थे, लघु में भी हम लोग ये क्वेश्चन को पढ़े थे, है ना। और फिर से ये क्वेश्चन दीर्घ में भी आ गया। लघु में आपको थोड़ा सा छोटा लिखना था, है ना, लेकिन दीर्घ में थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा इसमें लिखना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान लिखना। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था, इसको हम लोग को लिखना है। हम लोग जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, है ना, कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है सबसे पहले फ्रांस में, यूरोप में कहाँ पर, फ्रांस में 1804 में क्या बनता है, शासक बनता है। और शासक बनने के बाद क्या करता है नेपोलियन बोनापार्ट, तो शासक बनने के बाद यहाँ पर नेपोलियन संहिता कानून लागू करता है। इसके वजह से इसका लोकप्रियता क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। नेपोलियन संहिता कानून लेके आता है, इसके बाद नेपोलियन का लोकप्रियता बढ़ने लगता है। इसके बाद फिर नेपोलियन जो है कहाँ जाता है, इटली, है ना, जर्मनी वहां पर भी जाता है। इटली में जाकर के क्या करता है नेपोलियन, तो इटली में जाकर के, है ना, नेपोलियन वहां पर इटली में जाकर के नेपोलियन जो है क्या करता है, तो
इटली को नेपोलियन 3 गणराज्य में बांट देता है। इटली को नेपोलियन क्या करता है, 3 गणराज्य में बांट देता है, 3 भागों में बांट देता है। फिर नेपोलियन जाता है जर्मनी, इसके बाद कहाँ जाता है, जर्मनी जाता है, और जर्मनी में जाकर के जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण करता है। जर्मनी में जाकर के क्या करता है, जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण करता है। तो इस तरीका से नेपोलियन फ्रांस, इटली, जर्मनी, है ना, जाता है, पूरे यूरोप पर वह क्या करता है, विजय प्राप्त करता है। और यूरोप के जो देश थे वहाँ पर राष्ट्रवाद के भावना को, है ना, राष्ट्रवाद को भावना को क्या करने में, राष्ट्रवाद के भावना को बढ़ाने में, है ना, वो अपना योगदान देता है। और इसके वजह से ही बाद में जाकर के इटली और जर्मनी का एकीकरण भी होता है ना। नेपोलियन के अभियान के कारण ही बाद में जाकर के क्या होता है, इटली और जर्मनी का एकीकरण भी होता है। इटली और जर्मनी के एकीकरण का जो रास्ता है वो नेपोलियन के अभियानों से ही खुल जाता है। ठीक है, तो बताइए, इतना आप लोग को याद है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था, अच्छे से आपको हम पढ़ाए थे नेपोलियन के बारे में, क्या आप लोग को अच्छे से याद है, लिख देंगे आप लोग, है ना। तो यही बात लिखना है। 1789 के फ्रांस की क्रांति के बाद 1789 में फ्रांस में क्या होता है, क्रांति होता है। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का महत्वपूर्ण योगदान है ना। 1789 में फ्रांस में क्रांति होता है, उसके बाद नेपोलियन जो है क्या बन जाता है, वहाँ पर नेपोलियन का फ्रांस के राजनीति में एंट्री होता है। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बन जाता है। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का क्या बनता है, सम्राट बनता है ना। हम लोग को पता है कि 1804 में नेपोलियन क्या बनता है, तो फ्रांस का राजा बनता है। फिर 1804 में ही वह नेपोलियन संहिता कानून को क्या करता है, लागू करता है फ्रांस में। तो फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस का राजा बना और वहां पर नेपोलियन संहिता कानून को लागू किया, है ना। वहां पर नेपोलियन संहिता कानून को, नेपोलियन कोड को लागू किया। इसके बाद क्या हो जाता है, नेपोलियन का लोकप्रियता पूरा यूरोप में बढ़ने लगता है ना। पूरा यूरोप में नेपोलियन का लोकप्रियता बढ़ने लगता है। इसके बाद नेपोलियन यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद नेपोलियन क्या करता है, अलग अलग देश पर भी आक्रमण करता है। इटली जाता है ना, जर्मनी जाता है ना। यूरोप के कई राज्य में नेपोलियन के अभियान से नव युग का संदेश पहुंचा। यूरोप के कई राज्य में जो है नेपोलियन क्या करता है, जाता है। इटली विजय के बाद नेपोलियन के द्वारा इटली को 3 गणराज्य में बांट दिया गया। नेपोलियन जब इटली को पर विजय प्राप्त करता है तो क्या करता है, इटली को 3 भागों में बांट देता है। फिर नेपोलियन जर्मनी जाता है। जब नेपोलियन जर्मनी जाता है, जर्मनी पर विजय प्राप्त करता है, तो वहाँ पर जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण करता है। क्या करता है, जर्मनी में जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण करता है। क्या करता है, जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण करता है ना। तो ये बात हम लोग देखें कि नेपोलियन जो है क्या क्या किया यूरोप में। नेपोलियन क्या क्या किया यूरोप में, तो फ्रांस में जाकर के नेपोलियन जो है ना, राजा बना, नेपोलियन संहिता कानून को लागू किया। फिर जो है इटली गया। इटली जाने के बाद जो है नेपोलियन, है ना, इटली जाने के बाद जो है नेपोलियन क्या करता है, इटली को 3 गणराज्य में बांट देता है। फिर नेपोलियन जर्मनी जाता है। जर्मनी में जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसी बात को अपने भाषा में लिखना है। नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के कई राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से निकालकर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। नेपोलियन जब आक्रमण किया कहाँ, इटली और जर्मनी पर, तो उसका जो नाम है पूरा यूरोप में फैलने लगा। इटली और जर्मनी जो नाम है, ये नाम जो है पूरे यूरोप के लोगों को, है ना, सुनाई देने लगा। ठीक है, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का रास्ता क्या हुआ, खुला। इसी के कारण इटली और जर्मनी के एकीकरण का रास्ता खुला। बाद में 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में क्या हो जाता है, हार जाता है। वाटरलू का एक युद्ध होता है, इसमें नेपोलियन हार जाता है। तो मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद करके सेंट हेलेना टापू पर रख देता है और 1821 में क्या हो जाता है, नेपोलियन का मृत्यु हो जाता है। 1821 में नेपोलियन का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हम लोग जान लिए नेपोलियन के बारे में। पहले भी हम लोग सब कुछ अच्छे से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, है ना। तो आप आराम से लिख सकते हैं नेपोलियन के बारे में, है ना। नेपोलियन के बारे में आप लिख सकते हैं आराम से कि नेपोलियन का यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का क्या है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नेपोलियन 1804 में फ्रांस का क्या बनता है, राजा बनता है। नेपोलियन 1804 में फ्रांस का राजा बनता है। उसके बाद फ्रांस में जो है नेपोलियन संहिता कानून लागू करता है ना। उससे उसका लोकप्रियता पूरा यूरोप में बढ़ने लगता है। फिर नेपोलियन इटली पर विजय प्राप्त करता है। इटली पर विजय प्राप्त करने के बाद नेपोलियन
नेपोलियन इटली को 3 गणराज्य में बांट देता है। फिर नेपोलियन जो है जर्मनी पर विजय प्राप्त करता है, तो जर्मनी में जर्मन राज्य संघ का निर्माण करता है ना। जी एक तरीका से इटली और जर्मनी को नेपोलियन जो है क्या करता है, अपने आक्रमण के बाद वहां पर क्या करता है, तो उसको जो है एक बड़ा नाम हो जाता है इटली और जर्मनी का, और उसी के वजह से बाद में जाकर के क्या होता है, इटली और जर्मनी का एकीकरण, वहीं से जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण का रास्ता खुलता है। बाद में 1815 में नेपोलियन का पतन हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि 1821 में नेपोलियन का क्या हो जाता है, मृत्यु भी हो जाता है। ठीक है, तो यही बात आपको लिख देना है। बताइए समझ में आ गया? समझ में आ गया? बहुत आसान प्रश्न है सर। हाँ, समझ में आ जाता है तो सब आसान हो जाता है, और समझ में नहीं आया तो भारी हो जाता है। समझ गए? तो नेपोलियन का हम लोग देख लिए, है ना। नेपोलियन क्या क्या किया, फ्रांस में क्या किया, इटली में क्या किया, जर्मनी में, ये हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब लोगों को समझ में आ गया है ना? सब लोगों को समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा। दीर्घउत्तरीय, देखिए ऑब्जेक्टिव तो सब बच्चा बनाएगा, लघुत्तरीय भी सब बनाएगा, लेकिन जो दीर्घउत्तरीय बनाएगा वही बच्चा क्या होगा, वही तो अच्छा नंबर लेकर के आएगा, वही तो है ना एक मतलब एक अपना कह सकते हैं कि टॉपर बच्चा हो सकता है ना। टॉपर बच्चा वही हो सकता है जो क्या करेगा, दीर्घउत्तरीय क्वेश्चन को अच्छा से लिख करके आएगा। तो अभी से ही हम लोग को क्या करना है ना, अभी से ही हम लोग को प्रयास करना है कि दीर्घउत्तरीय क्वेश्चन को भी हम लोग लिख के आए, है ना। ठीक है, ये नहीं कि खाली ऑब्जेक्टिव बनाए हो गया बात खत्म, नहीं। दीर्घउत्तरीय क्वेश्चन को भी लिखना, अपने शब्दों में लिखना है। हाँ, अपने शब्दों में लिखना। पहले हम लोग को पढ़ना है, समझना है, और समझने के बाद जितना समझ में आया उसको खुद से लिखना है, खुद के भाषा में लिखना है। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1830 की क्रांति, जुलाई 1830 के क्रांति का विवरण दीजिए। हम लोग को पता है कि फ्रांस में जो है कई क्रांति हुआ था। पहला क्रांति 1789 में, है ना। दूसरा क्रांति 1830 में, और तीसरा क्रांति 1848 में। तो किसी क्रांति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है ना। लघुत्तरीय में हम लोग 1848 के क्रांति के बारे में जाने थे। यहाँ पर दीर्घउत्तरीय में एक बार पूछा गया है 1830 के क्रांति के बारे में। तीनों क्रांति के बारे में आपको अच्छे से याद होगा। 1789 का जब क्रांति हो रहा था उस समय राजा कौन था, लुई 16वां राजा था। 1830 के क्रांति के समय राजा कौन था, चार्ल्स 10वां राजा था। और 1848 के क्रांति के समय राजा कौन था, लुई फिलिप राजा था। कौन था? लुई फिलिप राजा था। तो यहाँ पर हमको किस क्रांति के बारे में जानना है, यहाँ पर हमको किस क्रांति के बारे में जानना है, 1830 की क्रांति के बारे में। तो 1830 के क्रांति का विवरण लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि 1830 के क्रांति का विवरण दीजिए, यानी क्रांति क्यों हुआ, है ना, क्रांति में क्या क्या हुआ, क्रांति के बाद क्या हुआ, सब कुछ आपको इसमें क्या करना है, लिखना है। और इसको हम आप चाहें तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे आपको हम पढ़ाएं वैसे ही लिख सकते हैं, और ऐसे लिखने में ईजी होता है ना। ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है कि 1830 के क्रांति का विवरण दे, इसका मतलब है कि क्रांति के हम लोग को कारण और परिणाम को लिखना है। क्या लिखना है? क्रांति का क्या कारण था और प्लस में क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट लिखना। 1830 के क्रांति का क्या कारण था और क्या परिणाम हुआ, ये हम लोगों को क्या करना है, लिखना है। ये हम लोगों को क्या करना है, लिखना है। और ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, याद है आप लोग को? बताइए 1830 के क्रांति का क्या कारण था, क्या फिर इसका परिणाम क्या हुआ, इस क्रांति के बाद क्या हुआ, याद है? तो उसी को आपको लिखना है। तो कह रहा है कि आप चाहें तो ये सबको एक पैराग्राफ बाय भी लिख सकते हैं या पॉइंट बाय पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं ना, दोनों सही है। ठीक है, समझ गए? जैसे हम लोग चाहें तो पैराग्राफ बाय भी लिख सकते हैं, जैसे 1848 के क्रांति के बारे में देखे थे हम लोग लघुत्तरीय में, वैसे, या तो फिर आप चाहें तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट भी लिख सकते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट लिखना थोड़ा इजी होता है, तो इस क्वेश्चन को हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हैं। ठीक है ना। तो 1830 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था, इसको हम लोग समझते हैं। बताए हैं आप लोग को कि चार्ल्स 10 1824 में फ्रांस का राजा बनता है। फ्रांस का राजा कौन बनता है? चार्ल्स 10 बन जाता है। अब चार्ल्स 10 जो था ये कैसा शासक था, तो यह एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था, है ना। चार्ल्स 10 1824 में फ्रांस का राजा बनता है। चार्ल्स 10 1824 में फ्रांस का राजा बनता है। यह निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक है। यह कैसा शासक है? निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक है। निरंकुश मतलब क्या होता है? जिस पर किसी का अंकुश न हो, जो किसी के बात को नहीं मानता है। और प्रतिक्रियावादी मतलब जो सुधार होने देना नहीं चाहता है। तो चार्ल्स 10 फ्रांस का राजा बना, और ये कैसा राजा है? तो निरंकुश राजा है, जो किसी के बात को नहीं मानता है ना। जो जो कोई
कोई सुधार नहीं होने देना चाहता है, ऐसा राजा है। वह फ्रांस में राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का काम किया, है ना। ये चार्ल्स दसम जब राजा बना तो ये क्या किया, फ्रांस में राष्ट्रीयता मतलब राष्ट्रवाद का भावना और जनतंत्रवादी भावना, राष्ट्रवाद का भावना का मतलब वहाँ के लोग आज़ाद होना चाहते थे, वहाँ के लोग आज़ाद होना चाहते थे तो उसको दबाने का काम किया। जनतंत्रवादी भावना, वहाँ के लोग जनतंत्र का स्थापना करना चाहते थे, जनता के शासन का स्थापना करना चाहते थे, तो चार्ल्स दसम उसको भी क्या किया, दबाने का काम किया। तो चार्ल्स दसम के बारे में हम लोग देख लिए। चार्ल्स दसम जो है ये राजा बनता है ना, कहाँ का, फ्रांस का। और ये अच्छा आदमी नहीं है, ये लोगों के शासन को नहीं आने देना चाहता है, ये चाहता है कि राजतंत्र ही रहे, किसी प्रकार का कोई सुधार ना हो, है ना। कह रहा है कि वह प्रतिक्रियावादी पॉलीगनेक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया, है ना। चार्ल्स दसम अपना प्रधानमंत्री किसको बना दिया, पॉलीगनेक को, है ना। जैसा राजा और वैसा ही जो है कौन बन गया, प्रधानमंत्री। राजा भी प्रतिक्रियावादी था और ये अपना प्रधानमंत्री भी बना लिया प्रतिक्रियावादी। ये भी किसी प्रकार का कोई जो है ना, किसी प्रकार का कोई है ना सुधार होने देना नहीं चाह रहा है, कौन, पॉलीगनेक, है ना। अब राजा और प्रधानमंत्री दोनों कैसा हो गया, एक ही हो गया। अब क्या होता है, अब क्या होगा, ये जनता के साथ क्या करेगा देखिए, है ना। फ्रांस में राजा कौन है, राजा है चार्ल्स दसम, और फ्रांस में जो राजा है वह है, उसका नाम है चार्ल्स दसम, और प्रधानमंत्री कौन बन गया, पॉलीगनेक। अब ये क्या करेगा, इसका प्रधानमंत्री, तो पॉलीगनेक ने अभिजात वर्ग को विशेषाधिकार दिया। पॉलीगनेक जो है ये अभिजात वर्ग को, यानी अमीर वर्ग के लोगों को, जो लोग अमीर थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनको विशेष अधिकार दे दिया। अमीर लोगों को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिया और गरीबों को कोई अधिकार नहीं, है ना। पॉलीगनेक के नीति से उदारवादियों में क्या आ गया, असंतोष का भावना आ गया। पॉलीगनेक के नीति से जो उदारवादी लोग थे, जो चाहते थे कि सुधार हो, जो चाहते थे फ्रांस में सुधार हो, वो लोग क्या हो गए, गुस्सा हो गए। क्या हो गए, गुस्सा हो गए। इसके बाद जब वो लोग गुस्सा हो गए और विरोध करने लगे, तो उस विरोध को दबाने के लिए राजा क्या करता है, तो 4 अध्यादेश जारी कर देता है, 4 कानून ला देता है ना, 4 और कानून ला देता है उस विरोध को दबाने के लिए, ताकि लोग क्या हो जाए, दब जाए। उसका सारा अधिकार छीन लेता है वहां का जनता का, है ना। वहां के जनता का हर अधिकार को छीन लिया जाता है 4 कानून ला करके। इसके बाद क्या होता है, चार्ल्स दसम के अध्यादेश के विरोध में 28 जून 1830 से फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया। फ्रांस में क्या हो गया, गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसी को हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं, है ना। फ्रांस में जो है वो फ्रांस की जनता क्या कर दिया, राजा के खिलाफ जो है क्रांति कर दिया, गृह युद्ध वहां पर आरंभ हो गया। लोग हर जगह से जो है क्या कर रहे हैं, हर जगह आंदोलन करने लगे पूरे फ्रांस में। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं 1830 की क्रांति, है ना। समझ में आ गया। अरे ये क्वेश्चन वही है ना, चलें चलिए, तो ठीक है ना। जुलाई में जाके क्रांति हुआ था, जून में क्रांति शुरू हो गया था, जुलाई में जाके क्या हुआ, क्रांति हुआ। तो बस यही बात आपको याद रखना है कि जुलाई 1830 के क्रांति का क्या करना है, विवरण देना है। तो आपको लिखना है कि फ्रांस में, है ना, फ्रांस में राजा कौन बनता है, चार्ल्स दसम राजा बनता है। और चार्ल्स दसम जो है वो अपना प्रधानमंत्री किसको बना लेता है, तो पॉलीगनेक को प्रधानमंत्री बना लेता है। उसके बाद जो पॉलीगनेक है वो क्या करता है, अभिजात वर्ग के लोगों को साथ देता है ना। और जो उदारवादी लोग थे, सुधार होने वाला देना चाहते थे जो लोग, उनको जो है साथ नहीं देता है। तो उदारवादी लोग क्या हो जाते हैं, उदारवादी लोग असंतुष्ट हो जाते हैं और जो है क्या करते हैं, आंदोलन करने लगते हैं। तो उनके आंदोलन को दबाने के लिए एक कानून लाया जाता है। उनके आंदोलन को दबाने के लिए जब एक कानून लाया जाता है, 4 अध्यादेश, तो फिर से लोग क्या करने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं। फिर से लोग आंदोलन करने लगते हैं। तो इसी को हम लोग जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1830 की क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। चलें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस क्रांति के बाद क्या होता है, इस क्रांति के परिणाम क्या होता है, इस क्रांति के बाद क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो कह रहा है कि चार्ल्स दसम को फ्रांस का गद्दी त्याग कर, है ना, चार्ल्स दसम को फ्रांस छोड़ करके कहाँ जाना पड़ता है, इंग्लैंड जाना पड़ता है। इसको फ्रांस छोड़ करके इंग्लैंड भागना पड़ा। फ्रांस में बुर्बो वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। फ्रांस में यहाँ पर बुर्बो वंश का जो शासन चल रहा था उसका अंत हो गया। इसके जगह ऑर्लियंस वंश के लुई फिलिप जो है कौन बनता है, राजा बनता है। और यहाँ पर जो है संवैधानिक राजतंत्र
का क्या होता है, स्थापना होता है। संविधान से चलने वाला राजतंत्र का स्थापना होता है ना। तो इस क्रांति के बाद क्या हो जाता है कि चार्ल्स दसम को जनता इतना मतलब दौड़ा दौड़ा के मारता है कि चार्ल्स दसम कहाँ चल जाता है, फ्रांस छोड़ करके इंग्लैंड चला जाता है ना। फ्रांस छोड़ करके इंग्लैंड चला जाता है। चार्ल्स दसम का जो है ना, चार्ल्स दसम का जो वंश था लुई बुर्बो वंश, उसका वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है यहीं पर। इसके बाद ऑर्लियंस वंश का शासन आता है और ऑर्लियंस वंश के लुई फिलिप है ना, ऑर्लियंस वंश के लुई फिलिप जो है राजा बनता है। और इसके बाद यहाँ पर जो शासन हो जाता है संवैधानिक राजतंत्र, मतलब संविधान से चलने वाला राजतंत्र का स्थापना होता है। अब राजा अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है, जो भी उसको करना होगा संविधान के अनुसार करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो 1830 के क्रांति के कारण और परिणाम आप समझ गए है ना। पहले से हम लोग डिटेल से एकदम पढ़ चुके हैं, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को तोड़ तोड़ के अच्छे से। अभी हम लोग बस क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर के रूप में इसको देख रहे हैं। तो अगर किन्हीं कोई नए बच्चे हैं जिनको अगर समझ में थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है तो आप पढ़े नहीं होंगे, तो एक बार पढ़ लेंगे जब पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से, तो फिर क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए है ना, इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए फिर क्वेश्चन आंसर देखिए। समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन नंबर 2 कोई दिक्कत बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 तक में कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, अधिकांश बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भी लोग अच्छे से पढ़े हैं हमारे साथ है ना, एक एक करके सारा टॉपिक, तो उनको फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कोई क्वेश्चन आ जाए वो आराम से लिख के आ जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं तो उनको दिक्कत हो रहा होगा थोड़ा बहुत, तो आप लोग पहले पढ़ लीजिए चैप्टर को अच्छे से, नोट्स बना लीजिए और फिर क्वेश्चन आंसर करिए, तब ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, चले आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी के योगदानों का विवेचना करें। इतना बड़ा क्वेश्चन है। इटली के एकीकरण में मेजनी का भी, काबूर का भी और गेरिबाल्डी के योगदानों का वर्णन करें। लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना। पहले ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार 2020 में, उसके बाद से नहीं पूछा गया है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गेरिबाल्डी के योगदानों का वर्णन करें। अब इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाएगा, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है, इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का क्या योगदान है और इटली के एकीकरण में गेरिबाल्डी का क्या योगदान है, अलग अलग करके पूछा जाएगा है ना। आपको दीर्घ में इसी क्वेश्चन को अलग अलग करके पूछा जाएगा, किसी एक के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन बुक में, आपका जो बुक है उसमें तीनों के बारे में एक ही जगह लिख दिया है, तो हम लोग देखेंगे तीनों के बारे में एक में। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम में आपका क्वेश्चन कोई एक पूछा जाएगा है ना, तो ये आप याद रखिएगा। इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी के योगदान को बताना है। हम लोग जानते हैं इटली जो है, इटली के बारे में कि इटली छोटा छोटा राज्य में क्या हुआ था, बटा हुआ था, इसको एकीकरण करना था। 1871 में जाकर इसका एकीकरण होता है और इसको एकीकरण करने के लिए 3 व्यक्ति का योगदान है। पहला है मेजनी, दूसरा है काउंट काबूर और तीसरा है गेरिबाल्डी। ये 3 आदमी मिल करके और इटली का एकीकरण किया। 3 लोग मिल करके इटली का एकीकरण किया। पहले हम लोग पहला के बारे में समझते हैं, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है। पहले हम लोग किसके बारे में समझते हैं, पहला के बारे में। पहला कौन है, मेजनी। पहला कौन है, मेजनी। तो हम लोग जानते हैं मेजनी के बारे में कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है ना। मेजनी आप लोग याद होगा मेजनी के बारे में, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है। तो हम जाने थे कि मेजनी जो है यह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक है। मेजनी कैसा था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, यानी ये इटली का एकीकरण करवाना चाहता था है ना। मेजनी जो है एक कार्बोनरी नाम का दल था, कार्बोनरी नाम का क्या था, गुप्त दल था, उससे जुड़ा हुआ था। और मेजनी 1830 में क्या करता है ना, इटली के एकीकरण करने का प्रयास करता है, लेकिन जो है मेटरनिक उसको दबा देता है ना। फिर जो है मेजनी कहाँ चला जाता है, मेजनी इटली छोड़ करके चला जाता है। फिर मेजनी क्या होता है, इटली छोड़ करके चला जाता है। बाद में क्या होता है, 1831 में मेजनी यंग इटली का स्थापना करता है, एक संस्था बनाता है यंग इटली। और फिर जो है मेजनी 1834 में यंग यूरोप का क्या करता है, स्थापना करता है, यंग यूरोप नाम का एक संस्था बनाता है ना। फिर मेजनी 1848 में इटली वापस आता है। 1848 में मेजनी इटली वापस आता है और इटली का एकीकरण करने का प्रयास करता है। लेकिन क्या होता है कि फिर से उसके आंदोलन को दबा दिया जाता है और मेजनी फिर से इटली छोड़ करके चला जाता है। मेजनी इटली का एकीकरण नहीं कर पाता है ना। याद है आप लोग को इतना बात, बताइए याद है इतना बात? सारा बात हम पहले से पढ़ा चुके हैं, क्या आप लोगों को याद है?
कि 1810 में एक कार्बोनरी नाम का संगठन बना था, है ना, इसमें मेजनी जो है जुड़ गया था। मेजनी जो है कार्बोनरी नाम के संगठन का सदस्य था। 1830 में मेजनी क्या करता है, 1830 में मेजनी, है ना, इटली का एकीकरण करने का प्रयास करता है, लेकिन इसको दबा दिया जाता है। फिर 1831 में मेजनी यंग इटली का क्या करता है, स्थापना करता है। और 1834 में मेजनी यंग यूरोप का स्थापना करता है ना। फिर 1848 में मेजनी क्या करता है, 1848 में मेजनी, है ना, क्या करता है, तो इटली के एकीकरण का करने का प्रयास करता है, लेकिन फिर से इसको दबा दिया जाता है। तो मेजनी फिर से इटली छोड़ करके चला जाता है। मेजनी इटली का एकीकरण नहीं कर पाता है ना। ठीक, समझ गए? याद है? किसको किसको याद है बताइए? मेजनी का इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान अच्छे से बताए थे, एक एक करके सब कुछ को तोड़ करके, है ना। तो आप लोग को याद है तो एक बार जल्दी से बताइए, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है, आप लोग लिख देंगे, है ना। मेजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, है ना। 1810 में एक कार्बोनारी नाम का संगठन बनता है, उससे मेजनी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। फिर हम लोग जानते हैं 1830 में मेजनी क्या करता है, तो इटली के एकीकरण को करने का प्रयास करता है, लेकिन उसको दबा दिया जाता है। बाद में 1831 में क्या होता है, यंग इटली का स्थापना मेजनी करता है। 1834 में यंग यूरोप का स्थापना मेजनी करता है। और बाद में 1848 में फिर से इटली का एकीकरण करने का प्रयास करता है मेजनी, लेकिन फिर से इसको दबा दिया जाता है और मेजनी फिर से इटली छोड़ करके चला जाता है। याद है, याद है, याद है? चलो अच्छा है, तो लिख दीजिएगा जिसको भी याद है ना। अच्छे से पढ़ा दिए हैं, जो भी लोग क्लास किए होंगे उनको पूरे अच्छे तरीका से याद होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है ना। तो यही आपको लिखना है कि मेजनी गणतांत्रिक विचारों का क्या था, समर्थक था और एक योग्य सेनापति था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था। 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिक ने उसके नागरिक आंदोलन को क्या कर दिया, दबा दिया, है ना, जिसके कारण मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। मेजनी 1830 में इटली छोड़ करके चला गया। बाद में 1831 में मेजनी यंग इटली का स्थापना किया। 1834 में मेजनी यंग यूरोप का क्या किया, स्थापना किया। 1848 में मेजनी पुनः इटली आता है और इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के द्वारा फिर से उसको दबा दिया गया, है ना। इसलिए मेजनी फिर से इटली छोड़ करके चला गया। मेजनी फिर से क्या हो गया, इटली छोड़ करके चला गया। तो यही आपको लिखना है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है, यही आपको क्या करना है, लिखना है। बताइए, लिख दीजिएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब दूसरा कौन है, दूसरा हीरो कौन है, इटली के एकीकरण का दूसरा हीरो कौन है, काउंट काबूर। कौन है, इटली के एकीकरण का दूसरा हीरो है काउंट काबूर। कौन है, काउंट काबूर, है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं काउंट काबूर के बारे में, ठीक है। चलो दूसरा हीरो, इटली के एकीकरण का दूसरा हीरो कौन है, काउंट काबूर। तो हम लोग देखते हैं इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का क्या योगदान है ना। इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का क्या योगदान है ना, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं काउंट काबूर के बारे में आपको क्या पता है। काउंट काबूर जो है वह विक्टर एमुनियल का प्रधानमंत्री था। एक सार्डिनिया पिडमाउंट राज था, सार्डिनिया और पिडमाउंट नाम का एक राज था, और इसका राजा कौन था, विक्टर एमुनियल। कौन था, इसका राजा था विक्टर एमुनियल, इसका राजा था। और इसका प्रधानमंत्री कौन था, काउंट काबूर। काउंट है ना, काउंट काबूर जो है इसका क्या था, प्रधानमंत्री था। काउंट काबूर इसका क्या था, प्रधानमंत्री था, है ना। काउंट काबूर का मानना था कि इटली का एकीकरण कौन नहीं होने देना चाहता, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाहता है। ऑस्ट्रिया जो है ना इटली के कुछ भाग पर कब्जा करके रखा था। ऑस्ट्रिया क्या करके रखा था, इटली के कुछ भाग पर कब्जा करके रखा था। इसीलिए ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट काबूर किससे मदद लेता है, फ्रांस से मदद लेता है। ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट काबूर फ्रांस से क्या करता है, मदद लेता है, और फ्रांस के मदद से ऑस्ट्रिया को हरा देता है। फ्रांस के मदद से क्या करता है, ऑस्ट्रिया को हरा देता है। और उसके बाद फ्रांस को कुछ रियासत दे करके, फ्रांस को नीस और सेवाई नाम का 2 रियासत दे करके पूरा उत्तर और मध्य इटली का क्या करता है, काउंट काबूर एकीकरण कर देता है ना। काउंट काबूर क्या करता है, पूरा उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण कर देता है। तो यही बात आपको याद रखना है ना, कि काउंट काबूर क्या करता है, उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण करता है। किसके मदद से, तो आपको याद रखना है ये फ्रांस के मदद से, है ना, फ्रांस के मदद से। फ्रांस के मदद से ऑस्ट्रिया को भी हराता है और फ्रांस के मदद से उत्तर और मध्य इटली का क्या करता है, एकीकरण करता है। तो यही बात आपको याद रखना है ना, याद रहेगा। चलो अच्छे से हम पढ़ाएं डिटेल से, कैसे कैसे एकीकरण हुआ पूरा एकदम एक क्लास में अच्छे से, है ना। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, शॉर्टकट में इसको सिर्फ देखेंगे कि काउंट काबूर का इटली के एकीकरण में क्या योगदान है।
इसको हम लोग पूरा एक क्लास में अच्छे से देखे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग तो उतना अच्छे से नहीं देखेंगे ना। यहाँ पे हम लोग पूरा पहले से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग बस शॉर्टकट में क्या करेंगे, इसको समझेंगे, है ना। जो लोग पहले से पढ़े हैं उनको सब कुछ अच्छे से याद होगा। तो देखो, विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। विक्टर एमेनुअल क्या था, राजा था, और ये प्रधानमंत्री किसको बनाता है, काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाता है। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ था। क्या था, यह एक कूटनीतिज्ञ था और राष्ट्रवादी था। मतलब ये चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, है ना, इटली का एकीकरण करना चाहता था। कौन, काउंट काबूर। काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा किसको मानता, ऑस्ट्रिया इसका सबसे बड़ा दुश्मन था। ऑस्ट्रिया क्या था, इसका सबसे बड़ा दुश्मन था, जो इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था, है ना। काउंट काबूर इटली के एकीकरण के लिए फ्रांस का मदद चाहता था। काउंट काबूर किससे मदद लेता है, फ्रांस से मदद लेता है। काउंट काबूर फ्रांस के मदद से ऑस्ट्रिया को हरा करके, फ्रांस के मदद लेकर के ऑस्ट्रिया को क्या कर देता है, हरा करके, और लोम्बार्डी एक जगह था उस पर कब्जा कर लिया। लोम्बार्डी जिस पर पहले ऑस्ट्रिया का कब्जा था, उस पर जो है ना, उस पर काउंट काबूर कब्जा कर लेता है। फिर फ्रांस को नीस और सेवाई नाम का रियासत दे करके फ्रांस को दो जगह दे देता है अपना, नीस और सेवाई, है ना, नीस और सेवाई नाम का दो जगह फ्रांस को दे देता है। और उसके बाद उत्तर और मध्य इटली के रियासत को सार्डिनिया पीडमाउंट में क्या कर लेता है, मिला लेता है अपने राज्य में। उत्तर और मध्य इटली के अधिकांश रियासत को मिला लेता है ना। 1862 तक दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेसिया को छोड़ करके, तीन जगह को छोड़ करके, इटली, दक्षिणी इटली नीचे का भाग, रोम तथा वेनेसिया को छोड़ करके बाकी सब रियासत को ये मिला लिया था। कौन, काउंट काबूर। तो आपको याद रखना है काउंट काबूर क्या करता है। काउंट काबूर जो है विक्टर एमेनुअल का प्रधानमंत्री था। ये एक कूटनीतिज्ञ था, और ये क्या करता है कि उत्तर और मध्य इटली के सभी रियासत को मिला लेता है। उत्तर और मध्य इटली के सभी रियासत को मिला लेता है ना। उत्तर और मध्य इटली के सभी रियासत को कौन मिलाता है, तो काउंट काबूर मिलाता है ना। इसको हम लोग मैप पर अच्छे से पढ़े थे, देख करके समझे थे, है ना। सब आप लोग को याद होगा, है ना। मैप पर अच्छे से हम लोग इसको समझे थे, देखे थे क्लास में, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि काउंट काबूर क्या किया, उत्तर और मध्य इटली के सभी रियासत को मिला लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन है, नेक्स्ट आपका है गेरीबाल्डी। नेक्स्ट क्या है, गेरीबाल्डी, है ना। गेरीबाल्डी किसको कहते हैं हम लोग, गेरीबाल्डी जो है ये भी इटली के एकीकरण का एक क्या था, हीरो था। ये क्या किया, इटली के एकीकरण में गेरीबाल्डी का क्या योगदान है। हम लोग देखे थे गेरीबाल्डी के बारे में कि गेरीबाल्डी एक नाविक था। गेरीबाल्डी एक क्या था, नाव चलाने वाला था, और ये दक्षिणी इटली को जीता था। दक्षिणी इटली को ये क्या किया था, जीता था। दक्षिणी इटली को ये जीता था, है ना। दक्षिणी इटली का दो जगह था, एक सिसिली और एक नेपल्स। कौन कौन जगह था, सिसिली और नेपल्स को जीत करके, और किसको दे दिया, विक्टर एमेनुअल को दे दिया। किसको दे दिया, विक्टर एमेनुअल को दे दिया। और इसी के प्रयास से, है ना, ये उत्तर और मध्य इटली कौन जीता था, काउंट काबूर जीता था। और दक्षिणी इटली को कौन जीत दिया, गेरीबाल्डी। तो इसी के प्रयास से जो है क्या हो पाता है, इटली का एकीकरण हो पाता है ना, क्योंकि ये दक्षिणी इटली जीत करके दिया था, ठीक है। तो आपको याद रखना, ये गेरीबाल्डी जो है ये दक्षिणी इटली जीता था। कौन सा इटली, दक्षिणी इटली का जो भाग था, इसको गेरीबाल्डी जीत करके और विक्टर एमेनुअल को दिया था, ठीक है ना। गेरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। मेजनी के विचारों का ये भी समर्थक था। गेरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम का एक सेना बना लिया, और अपना सेना के माध्यम से क्या किया, गेरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स जो कि दक्षिणी इटली का भाग था, इस पर आक्रमण करके वहां पर गणतंत्र का स्थापना कर दिया। बाद में रोम में गेरीबाल्डी का भेंट किससे होता है, काबूर से होता है, काउंट काबूर से यह मिलता है। तो दक्षिणी इटली का जो जीता हुआ क्षेत्र था वह विक्टर एमेनुअल को ये क्या कर देता है, दे देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। समझ गए हम लोग, तीनों के बारे में समझ लिए। बताइए इटली के एकीकरण में, है ना, मेजनी, काउंट काबूर और गेरीबाल्डी का क्या योगदान है, इसको किसको किसको समझ में आ गया, जल्दी बताइए एक बार, है ना। इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गेरीबाल्डी का क्या योगदान है, किसको किसको समझ में आ गया, बताइए एक बार अच्छे से। मेजनी, है ना, काउंट काबूर और गेरीबाल्डी, है ना, इसका क्या क्या योगदान है। हम लोग डिटेल से अच्छे से इसको पढ़े थे, है ना, इटली के मैप पर, है ना। लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सिर्फ देख रहे हैं, तो शॉर्टकट में जो मेन चीज़ है, जैसे हम लोग को लिखना है वही चीज़ को हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग देखें, मेजनी जो है क्या करता है, इटली के एकीकरण का प्रयास करता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाता है, बेचारा इटली छोड़ करके चला जाता है
है ना। काउंट काबूर जो है ये क्या करता है, काउंट काबूर उत्तर और मध्य इटली को मिला लेता है। उत्तर मतलब ऊपर का हिस्सा और मध्य मतलब बीच के हिस्सा को मिला देता है, इटली के एकीकरण करता है ये उत्तर और मध्य इटली को मिला करके। और गेरिबाल्डी क्या करता है, दक्षिणी इटली को मिलाता है। गेरिबाल्डी दक्षिणी इटली को जीत करके और सार्डिनिया पिडमाउंट के जो राजा थे विक्टर एमुनियल उनको दे देता है। तो इस तरीका से मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी का जो योगदान था इसको हम लोग लिख देंगे अपने भाषा में, है ना। अपने भाषा में इसको हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे, लिख देंगे। यस सर, यस सर, यस सर। जो भी लोग पढ़े हुए अच्छे से सारे लोग यस यस सब लोग लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के भूमिका का वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या भूमिका है ये आपको लिखने के लिए पूछा जा रहा है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या भूमिका, हम लोग जानते हैं जर्मनी का एकीकरण कौन किया था, बिस्मार्क किया था। अब जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या भूमिका है ये आपको लिखना है। तो आप लोग को पता है कि जर्मनी का जो सबसे शक्तिशाली राज था उसका नाम क्या था, पर्सा। क्या नाम था, पर्सा। याद है आप लोग को, जर्मनी का जो सबसे शक्तिशाली राज था उसका नाम क्या था, पर्सा। और पर्सा का राजा कौन था, पर्सा का राजा था विलियम। कौन था, विलियम यहाँ का राजा था। विलियम जो है यहाँ का क्या था, राजा था। और ये अपना प्रधानमंत्री किसको बनाता है, ये अपना प्रधानमंत्री किसको बनाता है, तो ये अपना प्रधानमंत्री बनाता है बिस्मार्क को, है ना। बिस्मार्क को जो है प्रधानमंत्री ये क्या करता है, बना देता है। हम लोग जानते हैं कि जर्मनी का एक सबसे शक्तिशाली राज था पर्सा, और पर्सा का जो राजा था कौन था, विलियम था। और विलियम अपना प्रधानमंत्री किसको बनाता है, विलियम अपना चांसलर बनाता है किसको, बिस्मार्क को। और बिस्मार्क जो है रक्त और लोह की नीति को अपनाया। बिस्मार्क रक्त और लोह की नीति को मानने वाला था। रक्त और लोह क्या होता है, रक्त और लोह का मतलब कि हम लोग युद्ध लड़ेंगे, बिना युद्ध का क्या हो सकता है, जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है। और बिस्मार्क रक्त और लोह की नीति को अपनाता है और 3 देश से युद्ध लड़ता है। कितने देश से, 3 देश से युद्ध लड़ता है। किससे, किससे, डेनमार्क से। किससे, डेनमार्क से युद्ध लड़ता है ना। उसके बाद ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ता है, उसके बाद फ्रांस से युद्ध लड़ता है। और ये तीनों युद्ध में यह जीत जाता है बिस्मार्क, है ना। और ये क्या करता है, जर्मनी का एकीकरण कर देता है। तीनों युद्ध में यह जीत करके और क्या करता है, जर्मनी का एकीकरण करता है ना। चलिए चलिए यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या भूमिका है, तो हम लोग को पता है कि जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज कौन था, पर्सा। और पर्सा का जो शासक था विलियम, और विलियम अपना चांसलर किसको बनाता, बिस्मार्क को। बिस्मार्क जो है रक्त और लोह की नीति को अपनाता है। रक्त और लोह की नीति को अपना करके यह क्या करता है ना, जर्मनी का एकीकरण करता है। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए यह बिस्मार्क जो है डेनमार्क से युद्ध लड़ता है ना। उसके बाद क्या होता है कि ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ता है और फ्रांस से युद्ध लड़ता है। और तीनों युद्ध में क्या हो जाता है, तीनों युद्ध में इसका जीत होता है। और इसके बाद 1871 में जाकर के क्या हो जाता है, जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। ठीक है, तो इसी बात को आपको लिख देना है ना। कह रहा है कि बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम का चांसलर था। बिस्मार्क कौन था, है ना, तो विलियम जो वहां के राजा थे उनका चांसलर था बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मन डाइट में यानी जर्मनी के संसद में पर्सा का प्रतिनिधि भी था। बिस्मार्क जो है जर्मनी के संसद में पर्सा का प्रतिनिधि भी था। बिस्मार्क हीगेल के विचारों से प्रभावित था। किसके किसके विचारों से, हीगेल वहां का एक दार्शनिक था, उसके विचार से बिस्मार्क प्रभावित था, है ना। बिस्मार्क रक्त और लोह की नीति में विश्वास रखता था। बिस्मार्क का मानना था बिना युद्ध लड़े, बिना खून बहाए क्या नहीं हो सकता है, इटली जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है ना। जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए पर्सा ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ क्या किया, युद्ध किया, है ना। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए जो है बिस्मार्क किसके किसके साथ युद्ध किया, डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ और फ्रांस के साथ क्या किया, युद्ध किया। इतना बात आपको समझ में आ गया, है ना। इतना बात आपको समझ में आ गया कि बिस्मार्क जो है ये पर्सा का चांसलर था, है ना। और ये रक्त और लोह की नीति को अपनाया था। इसका मानना था कि बिना युद्ध का जो है क्या नहीं हो सकता, जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है। और इसीलिए यह 3 देश से युद्ध करता है, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से युद्ध करेगा। और युद्ध में, तीनों युद्ध में क्या होगा, इसका जीत होगा और जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका है कि 1864 में, सबसे पहले 1864 में पर्सा ऑस्ट्रिया के साथ मिल करके डेनमार्क के साथ क्या करता है, युद्ध करता है, डेनमार्क को हरा देता है। 1864 में किसको हराता है, डेनमार्क को। ये किसके साथ मिल करके हराता है, तो ये हरा देता है ना, ये ऑस्ट्रिया के साथ मिल करके। ऑस्ट्रिया के साथ मिल करके ये डेनमार्क को 1864 में हरा देता है। फिर 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ ही युद्ध करता है। 1866 में जो इसको मदद किया था डेनमार्क को हराने में, उसके साथ जो है एक युद्ध करता है। 1866 में ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच सेडोवा का युद्ध होता है। क्या होता है, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच सेडोवा का
युद्ध होता है ना। 1866 में ये किससे युद्ध करता है? ऑस्ट्रिया से युद्ध करता है, सेडोवा का युद्ध, है ना। सेडोवा का युद्ध होता है ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। इसमें भी जो है ना, ऑस्ट्रिया को क्या हो जाता है? हार हो जाता है। इस युद्ध में भी ऑस्ट्रिया का हार हो जाता है ना। सेडोवा के युद्ध में बिस्मार्क ने फ्रांस से समझौता कर ऑस्ट्रिया को पराजित कर लिया। इसमें ये क्या कर दिया? ऑस्ट्रिया को हरा दिया, फ्रांस से मदद लेकर के और ऑस्ट्रिया को हरा दिया, है ना। फ्रांस से मदद लेकर के ऑस्ट्रिया को हरा दिया। फिर अब फ्रांस को हराएगा, फिर किसको हराएगा? फ्रांस को हराएगा। तो 1871 में फ्रांस और पर्सा के बीच सेडान का युद्ध होता है। क्या होता है? सेडान का युद्ध होता है ना। और सेडान का युद्ध होता है ना। और इस युद्ध में भी क्या हो जाता है? फ्रांस का हार हो जाता है। फिर 10 मई 1871 को फ्रांस और पर्सा के बीच जो है एक संधि होता है, फ्रैंकफर्ट की संधि। क्या होता है? फ्रैंकफर्ट की संधि होता है। और इसके द्वारा क्या हो जाता है? 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। तो हम लोग देखें कि 3 युद्ध लड़ा गया 3 देश के साथ, है ना। पहला जो है 1864 में डेनमार्क के साथ, दूसरा 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ, और तीसरा 1870 में ये फ्रांस के साथ क्या करता है? युद्ध लड़ता है बिस्मार्क। और तीनों युद्ध में जो है क्या हो जाता है? बिस्मार्क का जीत होता है। और बिस्मार्क के इन्हीं युद्ध के कारण जो है क्या हो जाता है ना। बिस्मार्क का इसी युद्ध के कारण जो है इसी युद्ध के कारण है ना क्या होता है? तो 1871 में जाकर के जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। जर्मनी का एकीकरण कब हो जाता है? 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। ठीक है, याद है आप लोग को? 1870, हाँ 1870 हो जाएगा यहाँ पे। चलो, कोई दिक्कत? समझे, है ना। याद होगा आप लोग को अच्छे से कि बिस्मार्क जो है इटली के बिस्मार्क जो है ना, जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या क्या करता है। तो बिस्मार्क जो है ये पर्सा का क्या था? चांसलर था। और ये रक्त और लोह की नीति को अपनाता, 3 देश के साथ युद्ध लड़ता है, डेनमार्क के साथ, उसके बाद ऑस्ट्रिया के साथ, उसके बाद फ्रांस के साथ। डेनमार्क को 1864 में किसके साथ मिलकर के हरा देता है? ऑस्ट्रिया के साथ। फिर ऑस्ट्रिया को हरा देता है फ्रांस के साथ मिलकर के 1866 में। और फिर 1870 में जो है ना, फ्रांस को हरा देता है। और फ्रांस को हराने के बाद क्या हो जाता है? फ्रांस के साथ एक संधि करता है, फ्रैंकफर्ट का संधि। और उसके बाद जो है क्या हो जाता है? उसके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हो जाता है ना। उसके बाद क्या हो जाता है? जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। ठीक, चलो, कोई दिक्कत? बताओ, ये कोई दिक्कत यहाँ तक? हाथ खड़ा कीजिए, कोई दिक्कत? नो 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 नो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाँ, जो भी लोग क्लास किए हैं कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। ये सब एक एक दिन का टॉपिक है, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ये सब एक एक क्लास में पढ़ा है। जैसे इटली का एकीकरण एक क्लास में, जर्मनी का एकीकरण एक क्लास में, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो इसीलिए एक ही क्लास में पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। बाद बाकी ये समझने के लिए पूरा एक क्लास चाहिए, जो कि आप आराम से ऐप पर आराम से कर सकते हैं। जो भी समझना हो आपको, फ्रांस का क्रांति समझना हो, या इटली का एकीकरण, या जर्मनी का एकीकरण, या यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, सब एक एक क्लास में खत्म हुआ है आराम आराम से। 7 क्लास में पूरा चैप्टर हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। ये भी एक बार पूछा गया है 2014 में। यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में लिखना है ना। यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में क्या करना है? लिखना है। हम लोग को पता है यूनान एक देश है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनान एक देश है, इसको हम लोग कहते हैं ये जो है यूरोप के साहित्य और ज्ञान विज्ञान का, जो पूरा यूरोप में जो साहित्य और ज्ञान विज्ञान है वो यहीं से निकला है। कहाँ से? यूनान से। और इस पर कौन कब्जा कर लिया था? तुर्की जो है यूनान पर कब्जा कर लिया था। तुर्की जो है यूनान पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तो तुर्की को आज़ाद कराने के लिए यहाँ पर चिप सिलांटी एक आंदोलन करता है 1821 में। चिप सिलांटी क्या करता है? आंदोलन करता है 1821 में। फिर 1827 में एक युद्ध होता है। 1827 में क्या होता है? एक युद्ध होता है ना। 1827 ईस्वी में एक युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो तुर्की था वो क्या हो जाता है? हार जाता है। फिर 1832 में जाकर के, है ना, 1829 में एक एंड्रियोनोपोल की संधि होती है, जिसके द्वारा तुर्की को कुछ अधिकार दिया जाता है, लेकिन उस अधिकार से तुर्की नहीं मानता है। फिर 1832 में एक कुस्तुनतुनिया की संधि होता है, और इसके द्वारा यूनान को क्या मिल जाता है? आज़ादी मिल जाता है। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा क्या हो जाता है? यूनान को आज़ादी मिल जाता है। तो ये पूरा चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है,
है ना, इसी को आपको लिखना है ना, लिखना है। यूनान पर किसका कब्जा था? यूनान पर तुर्की का कब्जा था। यूनान से तुर्की को हटाने के लिए कौन आंदोलन करता है? तो अलेक्जेंडर चिपसिलांटी क्या करता है? आंदोलन करता है। उसके बाद जो है 1821 में आंदोलन होता है। फिर 1827 में एक युद्ध होता है तुर्की के साथ, है ना, जिसमें तुर्की का क्या हो जाता है? हार हो जाता है, तुर्की का हार हो जाता है। बाद में 1829 में तुर्की कुछ स्वायत्तता देता है, किसको? यूनान को। लेकिन यूनान स्वायत्तता से यानी अधिकार से नहीं मानता है, बोलता है हमको पूरा स्वतंत्रता चाहिए। फिर 1832 में यूनान को क्या कर दिया जाता है? स्वतंत्र कर दिया जाता है। ठीक है, लिख दीजिएगा। चलो, कह रहा है कि यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। यूनान पर किसका कब्जा था? तुर्की का यूनान पर कब्जा था। यूनानियों ने तुर्की से अलग होने के लिए हितोरिया फिलायक नाम का संस्था बनाया था, है ना। यूनानी लोग जो है तुर्की से अलग होने के लिए एक संस्था बनाए जिसका नाम क्या है? हितोरिया फिलायक। और ये संस्था जो है इटली से अलग होने के लिए आंदोलन चलाया। ठीक है, 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी यूनान के एक व्यक्ति थे। इनके नेतृत्व में यूनान में क्या होता है? विद्रोह होता है। 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में क्या होता है? अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह होता है। जैसे हम लोग के यहाँ महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था ना, तो उसी तरीका से यूनान में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। फिर 1827 में लंदन में एक सम्मेलन होता है। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन होता है जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तुर्की के खिलाफ, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तुर्की के खिलाफ और यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लेता है। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस किसको मदद करता है? यूनान को मदद करता है। यूनान को आज़ाद करवाना चाहता है इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, है ना। युद्ध में तुर्की और मिस्र की सेना बुरी तरीका से हार जाता है। जब युद्ध होता है तो तुर्की का साथ कौन देता है? मिस्र देता है। और तुर्की और मिस्र हार जाता है ना। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस से कैसे जीतेगा तुर्की? तो नहीं जीत पाता। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस से तुर्की नहीं जीत पाता है ना। और तुर्की का क्या हो जाता है? हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 1829 में एड्रियानोपोल की संधि होती है। 1829 में एड्रियानोपोल की संधि होती है। इसमें जो है इसमें यूनान को बोला जाता है कि आपको कुछ स्वायत्तता देंगे, मतलब अधिकार देंगे, है ना। लेकिन यूनान जो है स्वायत्तता से खुश नहीं होता है। फिर 1832 में एक संधि होता है, कुस्तुनतुनिया की संधि, और इसके द्वारा यूनान को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाता है। यूनान को क्या कर दिया जाता है? स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाता है। और वहां पर, है ना, बवेरिया के जो शासक रहते हैं ओटो जो है यूनान का राजा बन जाते हैं। स्वतंत्र यूनान का यानी आजाद यूनान का राजा ओटो को बना दिया जाता है। ठीक है ना। तो इतना आप लोग को याद रखना है। किसके बारे में? यूनान के बारे में। बताइए, यूनान के बारे में आप लोग को समझ में आ गया। यूनान पर किसका कब्जा था? तुर्की का, है ना। यूनान पर किसका कब्जा था? तुर्की का। और तुर्की से आज़ाद होने के लिए यूनान में एक संस्था बनाया गया। कौन सा? हितोरिया फिलायक। फिर वहाँ पर अलेक्जेंडर चिपसिलांटी क्या करता? आंदोलन करता 1821 में, है ना, यूनान को आज़ाद कराने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं 1827 में एक युद्ध होता है ना, जिसमें रूस, फ्रांस, इंग्लैंड सब मदद करता है किसको? यूनान को। और तुर्की का हार हो जाता है ना। इसके बाद 1829 में एड्रियानोपोल की संधि होती है जिसमें तुर्की को, यूनान को कुछ स्वायत्तता दिया जाता, कुछ अधिकार दिया जाता है, लेकिन उससे यूनान संतुष्ट नहीं होता है। फिर जो है 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि होता है और इसके द्वारा क्या हो जाता है? यूनान को आजाद घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण और प्रभाव का चर्चा करें। राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण है और क्या प्रभाव है, इसका क्या करें? चर्चा करें। राष्ट्रवाद के उदय का कारण और प्रभाव का क्या करें? चर्चा करें। राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था, राष्ट्रवाद के उदय का क्या प्रभाव हुआ, है ना, इस पर कह रहा है चर्चा करने के लिए। तो हम लोग जानेंगे राष्ट्रवाद का उदय, हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसका क्या क्या कारण था ये जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया उसका क्या कारण था और फिर उसका क्या प्रभाव पड़ा, मतलब उसका क्या रिजल्ट हुआ, ये आपको बताना है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ? तो आपको पता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का भावना का बीजारोपण पूर्ण जागरण के काल से ही हो चुका था। पूर्ण जागरण का काल शुरू हुआ था 14वीं से 17वीं शताब्दी तक, है ना, यूरोप में। तो यहीं से जो है क्या हो गया था, यहीं से जो है ना,
यहीं से यूरोप में राष्ट्रवाद के भावना का बीजारोपण हो गया था। यूरोप के लोग जग गए थे, यूरोप के लोग जग गए थे। यूरोप के हर देश के लोग चाहते थे कि अब क्या हो, यूरोप का मतलब जो भी देश है वो सब आज़ाद हो जाए। फिर क्या होता है, 1789 में फ्रांस की क्रांति होता है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होता है। इसके बाद राष्ट्रवाद, ये क्रांति के बाद यूरोप के हर देश में राष्ट्रवाद का भावना जन्म लेने लगता है ना। फ्रांस को देखने के बाद यूरोप में इटली, जर्मनी, यूनान, हर देश में क्या होने लगता है, राष्ट्रवाद का भावना उठने लगता है, राष्ट्रवाद का भावना लोगों के मन में आने लगता है। फिर हम लोग जानते हैं नेपोलियन का सैन्य अभियान। नेपोलियन जो है फ्रांस में राजा बनने के बाद इटली, जर्मनी और भी कई देशों में, यूरोप के कई देशों में अपना संदेश को लेकर के गया, तो वो भी लोगों को जगाने का काम किया। तो इससे भी लोगों में राष्ट्रवाद का भावना जन्म लिया, है ना। तो यूरोप में के लोगों में राष्ट्रवाद का भावना जो जन्म लिया, उसका क्या क्या कारण था, तो एक था पूर्ण जागरण। पूर्ण जागरण, पूर्ण जागरण का मतलब वहाँ के लोग फिर से जगे। वहाँ के लोग क्या हो गए, फिर से जगे। यूरोप के लोग फिर से, वहाँ के लोग जगे, हर चीज़ के प्रति जागरूक हुए, ज्ञान उन लोगों को होने लगा, समझ उन लोगों को आने लगा, है ना। उसके बाद फिर फ्रांस में क्रांति हुआ, तो यूरोप के अलग अलग देश के लोग फ्रांस के क्रांति से सीखे। फिर नेपोलियन जो है अपना अभियान लेकर के इंग्लैंड गया, ये इटली गया, जर्मनी गया। तो इटली और जर्मनी जब वहाँ पर गया, तब जाकर के वहाँ पर वो अपना संदेश दिया लोगों को। तो इससे भी लोगों में जागरूकता आया यूरोप में, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद के उदय का ये सब कारण था, यूरोप में राष्ट्रवाद का ये उदय का ये सब कारण था, ठीक है। परिणाम क्या हुआ इसका, परिणाम अब हम लोग देखते हैं। परिणाम क्या हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव। यूरोप में राष्ट्रवाद आया फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, है ना। फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, यूनान में, ये सब जगह यूरोप में राष्ट्रवाद आया। इसका क्या प्रभाव हुआ ये आपको लिखना है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या प्रभाव हुआ ये आपको क्या करना है, लिखना है। तो हम लोग जानते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद आया, इसका क्या क्या परिणाम हुआ, क्या क्या रिजल्ट हुआ। तो पहला, राष्ट्रवाद के उदय के कारण अनेक राष्ट्र में क्या हुआ, क्रांति और आंदोलन हुआ। हम लोग देखें, राष्ट्रवाद का जब भावना जन्म लिया लोगों के मन में, तो अनेक देश में क्या हुआ, क्रांति हुआ और आंदोलन हुआ। फ्रांस में क्रांति हुआ, है ना, इंग्लैंड में हुआ, है ना, ये यूरोप में हुआ, जर्मनी में हुआ, यूनान में हुआ। हर जगह क्रांति होने लगा और हर जगह क्या होने लगा, आंदोलन होने लगा, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रवाद के उदय के कारण ही इटली और जर्मनी का एकीकरण हो पाया। हम लोग जानते हैं राष्ट्रवाद के उदय भावना के कारण ही इटली और जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। 1871 में इटली और 1871 में जर्मनी का भी एकीकरण हुआ, है ना। राष्ट्रवाद के विकास ने यूरोप में प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासक के प्रभाव को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। जब यूरोप में राष्ट्रवाद का भावना आया, तो वहां पर जो प्रतिक्रियावादी शक्ति था, यानी जो लोग सुधार होने देना नहीं चाहते थे, वो लोग कमजोर हो गए। जो निरंकुश राजा थे वो लोग क्या हो गए, खत्म हो गए, कमजोर हो गए। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का ये सब प्रभाव हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद के आने से क्या हुआ, अनेक देशों में क्रांति हुआ, आंदोलन हुआ। इटली और जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण हुआ, है ना। जो प्रतिक्रियावादी शक्ति था, मेटरनिक जैसा लोग था, वो कमजोर हुआ, है ना। निरंकुश शासक जो था, है ना, वो खत्म हो गया। निरंकुश शासक का प्रभाव क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। और क्या क्या हुआ, कह रहा है कि यूरोपीय उपनिवेश के आधिपत्य के विरुद्ध एशिया और अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होने लगा। हम लोग जानते हैं एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश में, यूरोप का देश सब कब्जा कर लिया था। जैसे भारत है, तो भारत पर इंग्लैंड कब्जा कर लिया था, है ना। तो ये लोग जो है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन चलाने लगे, है ना। जैसे भारत में आंदोलन शुरू हो गया, 1857 में क्रांति हुआ, है ना। भारत में आंदोलन शुरू हो गया इंग्लैंड को भगाने के लिए। तो ये हुआ, यूरोपीय उपनिवेश के विरुद्ध जो है एशिया और अफ्रीका के देशों में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया। उसके बाद राष्ट्रवाद के विकास ने यूरोप में, ये तो हम लोग पढ़ ही लिए, यूरोप में प्रतिक्रियावादी शक्ति और निरंकुश शासक को प्रभाव को कम किया। भारतीय राष्ट्रवादी भी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हुए। भारत के जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे वो लोग भी यूरोप के राष्ट्रवाद से प्रभावित हुए। जैसे कि हम लोग देखें, राजा राम मोहन राय प्रभावित हुए। कौन प्रभावित हुए, राजा राम मोहन राय प्रभावित हुए, है ना। टिप्पू सुल्तान जो मैसूर का शासक था, वह जो है यूरोप में जो क्रांति हुआ उससे क्या हुए, प्रभावित हुए, ठीक है। तो ये जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव यही सब हुआ, ठीक है। तो यही बात आपको लिखना है ना, कि राष्ट्रवाद के उदय का कारण और प्रभाव। राष्ट्रवाद के उदय का क्या क्या कारण था, तो हम लोग देखें, राष्ट्रवाद का उदय होता है पूर्ण जागरण के काल के कारण।
1789 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण और नेपोलियन के सैन्य अभियान के कारण, है ना। इसके बाद फिर हम लोग देखें इसका परिणाम क्या हुआ। राष्ट्रवाद जब आया तो इसका परिणाम क्या हुआ, तो यूरोप के अनेक देश में क्या हुआ, क्रांति हुआ। इटली और जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। इटली और जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण हुआ, है ना। इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। बहुत सारे देश में आज़ादी के लिए आंदोलन होने लगे, है ना। इसका प्रभाव जो है भारत पर भी पड़ा। जो प्रतिक्रियावादी शक्ति था वो कमजोर हो गया, जो निरंकुश राजा था वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो ये जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो कि इस बार पूछा गया आपके एग्जाम में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, है ना। इस चैप्टर से 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, इस चैप्टर से 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। आपको हम पहले बताए हैं कि 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, हर साल क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है। और 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है, देखिए। क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल किस प्रकार है, विवेचना करे। ये क्वेश्चन डाल दिया, है ना। ये क्वेश्चन क्या हो गया, डाल दिया गया कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल किस प्रकार है, विवेचना करे। अब ये क्वेश्चन कहाँ है, किताब में नहीं दिया हुआ है ना। पहले भी कभी नहीं पूछा गया था। किताब में एक लाइन दिया हुआ है। किताब जब आप पढ़ेंगे एससीईआरटी का बुक, तो वहाँ पर एक लाइन दिया है। सबसे पहला लाइन यही है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व के राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है, यही लाइन लिखा है। अब उस लाइन को दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बना दिया गया, है ना। उस लाइन को क्या कर दिया गया, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बना दिया गया। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो लेवल क्या हो रहा है, एग्जाम का हाई हो रहा है। मतलब आप पूरे बुक को अच्छे से पढ़ते हैं गहराई से तो आप तो क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, खाली क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं सोशल साइंस में, तो आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है ना। तो ये चीज यहाँ पर हुआ है। देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ है, आपके बुक का पहला लाइन है और उसको दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बना दिया गया, ठीक है। देख रहे हैं बुक जब आप लोग उल्टाइएगा तो देखिएगा पहला लाइन यही है ना। यही है, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व के राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है, और इसको दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बना दिया गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो हमको इस लाइन को क्या करना है, डिटेल से लिखना है अपने भाषा में। इस लाइन का जो अर्थ है उसको क्या करना है, डिटेल से लिखना है ना। तो ये लाइन कह रहा है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व के राजनीतिक जागृति का प्रतिफल किस प्रकार है, विवेचना करे। यानी राष्ट्रवाद के कारण आधुनिक विश्व में, मतलब पूरा दुनिया में, है ना, किस तरह से राजनीतिक जागृति आया, है ना, किस तरीका से लोग जगे, इसका क्या करना है, विवेचना करना है। तो हम लोग जानते हैं, पहले लिखेंगे राष्ट्रवाद क्या है, तो देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी देश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है, ये बात हम लोग जानते हैं, है ना। उसके बाद हमको लिखना है कि राष्ट्रवाद के भावना का बीजारोपण तो यूरोप में पूर्ण जागरण के समय ही हो गया था, परंतु 1789 के क्रांति से यह और भी बढ़ा, और भी ज्यादा बढ़ा, है ना। फिर यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यह सिर्फ यूरोप में ही नहीं पूरे विश्व को क्या किया, जागरूक बनाया। यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया वह सिर्फ यूरोप में ही उसका प्रभाव नहीं पड़ा, पूरा दुनिया में उसका प्रभाव पड़ा। यूरोप में तो फ्रांस, इटली, जर्मनी में पड़ा ही पड़ा, इसके साथ साथ दुनिया के अन्य जगह पर भी, है ना, जहाँ पर छोटे छोटे देश थे जो गुलाम थे, वो लोग आज़ादी के लिए आंदोलन करने लगे। भारत पर भी इसका क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। भारत पर भी इसका क्या हुआ, प्रभाव पड़ा, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भी हम लोग इसको देखेंगे। अब विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा ये आपको लिखना होगा, जो अभी हम लोग देख रहे थे, है ना, राष्ट्रवाद के उदय का कारण का विश्व पर प्रभाव, तो उसको आपको क्या करना है, लिखना है आगे, है ना। वही बात आगे लिखना कि विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। पहले थोड़ा सा लिख देना है कि राष्ट्रवाद के बारे में, कि राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी देश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है, या देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। राष्ट्रवाद का शुरुआत तो पूर्ण जागरण के काल से ही हुआ था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद यह और भी क्या हो गया, बढ़ गया। राष्ट्रवाद का भावना यूरोप के लोगों में और भी क्या हो गया, बढ़ गया। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यह सिर्फ यूरोप में ही इसका प्रभाव नहीं पड़ा, पूरे दुनिया में इसका क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया, इसका प्रभाव सिर्फ यूरोप में ही नहीं पड़ा, पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया उसका प्रभाव पड़ा। अब विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा यूरोप का, यूरोप में राष्ट्रवाद का, तो ये आपको लिखना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का विश्व पर प्रभाव, यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया इसका दुनिया के अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको लिखना है ना। तो अभी हम आपको बताएं, वही बात लिख देना है कि राष्ट्रवाद के कारण अनेक देश में क्या हुआ, क्रांति और आंदोलन हुआ, है ना। राष्ट्रवाद के कारण इटली और जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। राष्ट्रवाद के कारण जो है क्या होता है,
एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश में आंदोलन होना शुरू हो गया। राष्ट्रवाद के कारण राष्ट्रवाद का प्रभाव भारत पर भी पड़ा, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। तो वही बात लिख देना जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, है ना। विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा राष्ट्रवाद के उदय का, वही बात क्या कर देना है, लिख देना है यहाँ पर, समझ गए। तो आप क्वेश्चन का देख रहे हैं कि हर साल पहले का जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, दोनों में आपको अंतर दिखेगा। पहले का क्वेश्चन सब क्या है, इजी इजी है, बुक वाला ही क्वेश्चन है, जो आपके बुक में दिया है वहीं से उठा के पूछा है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया, ये बुक का एगो लाइन दे दिया, है ना। बुक का एगो टॉपिक भी नहीं दिया, बुक का एगो लाइन दे दिया, टॉपिक भी दे देता है, तो क्वेश्चन वहां से बनाना ईजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या करता है, बुक का एगो लाइन दे देता है और बोलता है इसको दीर्घोत्तरीय लिखिए अपने मन से। अब बच्चा अगर पूरा उसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चा क्या करेगा, नॉर्मल बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं लिख पाएगा। ठीक है, समझे, समझ लिए। और ये सब आपको इसीलिए हम अपडेट करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जाम किस तरीका से चेंज हो रहा है। इसलिए हम 2025 तक के क्वेश्चन को लेकर के आपको पढ़ाते हैं, ताकि ये चीज़ भी आपको पता चल पाए कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीका से बदल रहा है। जैसे आपको हम दिखाएं, ऑब्जेक्टिव में भी ये हुआ था, लघुत्तरीय में भी ये हुआ था और दीर्घोत्तरीय में भी ये हुआ 2025 में। ठीक है, लेकिन यहाँ के बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपके आसपास में जो दिशा ऑनलाइन क्लास से पढ़ने वाले बच्चे होंगे, सबका नंबर बहुत ही अच्छा आया होगा, है ना। 99 नंबर आया रैंक 1 साक्षी कुमारी को। तो ये चीज़ होता है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो, इलाका किसी का भी हो, धमाका आपका ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं पढ़ते हैं तो आसान क्वेश्चन भी आएगा, फिर भी आपसे नहीं बनेगा। तो इसीलिए आपको पूरा पढ़ना है, 100% पढ़ना है, पूरे चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को भी पढ़ना है, फिर उसका जो है ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सबको सॉल्व करना है, बुक का भी क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया, तब जाके आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। बताइए, और कोई दिक्कत है तो बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। सभी लोगों को बहुत बहुत क्या करना है, धन्यवाद। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, है ना। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि ये पूरा चैप्टर पढ़ करके आपको कैसा लगा। पहले आपको बताना है कि चैप्टर आपको कैसा लगा, है ना। पहले आपको क्लास का ये चैप्टर आप लोग पढ़े, पूरा चैप्टर जो लोग, तो बताएंगे कि कैसा लगा, है ना, रिव्यू, है ना। उसके बाद आप ये भी बताएंगे कि नेक्स्ट चैप्टर जो है हमको, नेक्स्ट जो है कौन सा स्टार्ट करना है बुक, है ना। नेक्स्ट जो हम लोग कौन सा बुक स्टार्ट करेंगे ये भी बताइएगा। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो लोग जो है दिशा ऑनलाइन क्लास ऐप से जुड़ जाइएगा। वहीं पर हम लोग पूरे चैप्टर को अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं, है ना। और क्वेश्चन आंसर भी वगैरह भी हम लोग सब कुछ करने वाले हैं 100% चीज़ के साथ। तो जो भी नए बच्चे हैं वो दिशा ऑनलाइन क्लासेस से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बता दीजिएगा आप लोग क्या पढ़ना है। उसका एक क्लास जो है यूट्यूब पे होगा, है ना। पहला क्लास यूट्यूब पे होगा, बाद बाकी फिर हम लोग पूरा ऐप पर ही पढ़ने वाले हैं ना। तो कल का क्लास जो भी सब्जेक्ट आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स बचा हुआ है तो उसको हम लोग को स्टार्ट करना है। तो उसका पहला क्लास तो यूट्यूब पे होगा, लेकिन उसके बाद जो सारा क्लास होगा वो ऐप पे ही होगा। तो इसीलिए आप लोग सब लोग जुड़ जाइएगा, है ना, ताकि अगले चैप्टर से आप अच्छे से पढ़ पाइए। ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट जो है हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, कौन सा बुक स्टार्ट करें। ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।